कहानी की शुरुआत होती है फिलीपींस के एयरपोर्ट से, जहां सबसे खूंखार और वांटेड अपराधियों को वापस साउथ कोरिया ले जाने की तैयारी चल रही होती है। माहौल एकदम टाइट होता है, चारों तरफ पुलिस ही पुलिस होते हैं। लेकिन जैसे ही इन कैदियों को एयरपोर्ट के अंदर ले जाया जा रहा होता है, तभी अचानक भीड़ में से एक आदमी चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है और एक कैदी की तरफ लपकता है। इससे पहले कि पुलिस वाले कुछ समझ पाते, वो आदमी अपने बैग में छिपे बम का रिमोट दबा देता है। धमाका इतना खतरनाक होता है कि पूरा एयरपोर्ट दहल उठता है। कई पुलिस वाले और 30 से ज्यादा बेकसूर पैसेंजर्स बुरी तरह घायल हो जाते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात जानते हो क्या थी? इतने बड़े ब्लास्ट के बाद भी उन कैदियों में से एक को खरोंच तक नहीं आती। अब इस दर्दनाक हादसे के पूरे 5 साल बीत चुके होते हैं और एक बार फिर उन्हीं खतरनाक अपराधियों को साउथ कोरिया लाने की तैयारियां शुरू होती हैं। लेकिन इस बार पुलिस पिछली गलती को दोहराना नहीं चाहती थी, इसलिए फैसला लिया जाता है कि इन्हें हवाई जहाज से नहीं बल्कि एक बड़े कार्गो शिप के जरिए ले जाया जाएगा। ये मुजरिम इतने ज्यादा डेंजरस हैं कि इन्हें पोर्ट तक लाने के लिए एक स्पेशल कमांडो टीम लगाई जाती है और पूरे इलाके को आम लोगों के लिए खाली करा दिया जाता है। चप्पे चप्पे पर ड्रोन्स और सैटेलाइट से नजर रखी जा रही होती है, क्योंकि एक छोटी सी चूक और 5 साल पुराना वो नजारा फिर से सामने आ सकता था। शिप पर चढ़ने से पहले जब चेकिंग चल रही होती है, तभी वहाँ मौजूद ऑफिसर ली एक टैटू वाले कैदी को बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। दरअसल इन दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी थी और ली को जब भी गुस्सा आता है, वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन इसी कैदी पर निकालता है। इस टैटू वाले कैदी का नाम है पार्क जोंग, जो कोई ऐरा गैरा अपराधी नहीं है, बल्कि कई लोगों की जान ले चुका है। इसी बीच वहाँ एक और कैदी दिखाई देता है, जो दिखने में बहुत शांत और सीधा साधा लग रहा होता है। लेकिन आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि असल में इन सारे कैदियों में सबसे खतरनाक और सिरफिरा इंसान कोई और नहीं बल्कि यही है। अभी तक किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं है। तभी पोर्ट पर एक डॉक्टर अपनी नर्स के साथ पहुंचता है, जो इन कैदियों के साथ उसी जहाज से कोरिया जाने वाला है। दूसरी तरफ वून, जो इस पूरे मिशन का कैप्टन है, जो कंट्रोल रूम में पहुंचता है और वहां पहुंचते ही वो अपने आदमियों से कहकर पहले से मौजूद सभी कर्मचारियों को बाहर निकाल देता है और पूरे सिस्टम पर अपना कब्जा जमा लेता है। अब सभी कैदियों को जहाज के अंदर भेज दिया जाता है। ऑफिसर ली सबको सीधे शब्दों में वार्निंग देते हुए कहता है, अब हम समंदर के बीच में हैं, यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अगर कोई भी चालाकी करते हुए पकड़ा गया तो ऊपर से सीधे गोली मारने के ऑर्डर हैं। एक तरफ जहां सारे पुलिस ऑफिसर्स जहाज पर अपनी अपनी पोजीशन संभाल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वो डॉक्टर चुपके से अपने बैग में कुछ अजीब से इंजेक्शंस भरता है। इसके बाद वो बिना किसी को बताए चुपचाप जहाज के बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगता है। रास्ते में उसका सामना कुछ पुलिस वालों से होता है, लेकिन डॉक्टर बड़ी चालाकी से बात संभाल लेता है और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि किसी को भी उस पर जरा सा भी शक नहीं होता। अब डॉक्टर आगे बढ़ता है और एक सीक्रेट मैप की मदद से जहाज के उस हिस्से में पहुंच जाता है जिसके बारे में जहाज के बाकी स्टाफ को भनक तक नहीं थी। वहां अंदर का नजारा देखकर होश उड़ जाते हैं। कुछ गुंडे मिलकर एक अजीबोगरीब बॉडी की रखवाली कर रहे होते हैं, जिसका नाम है अल्फा। हम देखते हैं कि उस बॉडी की आंखें पूरी तरह से सील हैं और मुंह पर एक ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है। इसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो मरा नहीं है, बल्कि उसे जबरदस्ती इस हालत में जिंदा रखा गया है। जैसे ही डॉक्टर उसका मुंह खोलता है तो उसके अंदर कीड़े रेंगते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर डॉक्टर को उल्टी आने लगती है। तभी उन गुंडों में से एक डॉक्टर को धमकाते हुए कहता है, ज्यादा दिमाग मत चलाओ, जो काम करने आए हो वो करो और निकलो यहाँ से। डॉक्टर बिना कुछ बोले वही करता है जो उसे कहा गया था और उस बॉडी को एनेस्थीसिया का एक तगड़ा इंजेक्शन दे देता है। वहाँ से निकलते वक्त एक गुंडा डॉक्टर को चेतावनी देता है कि हर 6 घंटे में यह इंजेक्शन देना बहुत जरूरी है, वरना अल्फा होश में आ जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो इस जहाज पर एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। दूसरी तरफ सभी कैदियों को खाने के डिब्बे दिए जाते हैं। खाना देखते ही भूखे भेड़ियों की तरह ज्यादातर कैदी उस पर झपट पड़ते हैं, लेकिन पार्क जोंग बिल्कुल शांत बैठा हुआ था, मानो वो किसी सही मौके के इंतजार में हो। तभी हमें दिखता है कि पार्क ने अपने मुंह के अंदर मेटल का एक छोटा सा टुकड़ा छिपा रखा था, जिसे वो न जाने कब से वहां दबाए बैठा था। कुछ देर बाद जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स अपनी पोजीशन से कुछ पलों के लिए हटते हैं, पार्क को मौका मिल जाता है। वो तुरंत मुंह से उस टुकड़े को निकालता है और धीरे धीरे अपनी हथकड़ी खोलने की कोशिश करने लगता है। पास में ही बैठा एक दूसरा कैदी ये सब देख लेता है और उसे देखकर उसके अंदर भी उम्मीद जाग उठती है कि शायद वो सब यहाँ से भाग सकते हैं। इसी बीच जहाज पर कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें किचन में काम करने का जिम्मा मिला हुआ था, पर असल में वो इन कैदियों के ही आदमी थे। उनमें से एक बंदा चुपके से कैदियों के लॉकर्स को तोड़ देता है और फिर अपने साथियों के साथ उस कमरे की तरफ बढ़ता है जहाँ ढेर सारे हथियार रखे हुए थे। उनके हाथ जो भी बंदूक और हथियार लगते हैं वो उन्हें उठाते हैं और चुपचाप आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी रास्ते से गुजरते वक्त एक आदमी का बैग गलती से लोहे के पाइप से टकरा जाता है, जिससे तेज आवाज होती है। पास ही खड़े
पुलिस ऑफिसर्स के कान खड़े हो जाते हैं और वो तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। गुंडों का लीडर झूठ बोलकर बात को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक पुलिस वाले की नजर उनके पास छिपी गन पर पड़ जाती है। इससे पहले कि वो पुलिस वाला कुछ समझ पाता या चिल्लाकर बाकी साथियों को बताता, ये गुंडे अचानक उन पर हमला बोल देते हैं और बहुत बेरहमी से उन पुलिस वालों को मार देते हैं। सबूत मिटाने के लिए वो पुलिस वालों की लाशों को जहाज के बड़े से फ्रीजर में छिपा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद ये सीधे जहाज के कॉकपिट में घुसते हैं और वहां मौजूद पूरे स्टाफ को गोलियों से भून डालते हैं। अब जहाज को चलाने के लिए उन्होंने सिर्फ 2 लोगों को जिंदा छोड़ा था। ये लोग सबसे पहले जहाज की टेलीफोन लाइंस को काट देते हैं ताकि इनका संपर्क किसी भी देश से न हो सके। फिर एक आदमी जहाज के सबसे ऊपरी हिस्से पर चढ़ता है और मेन सैटेलाइट लाइन को भी काट देता है, जिससे कोरिया के कंट्रोल रूम की स्क्रीन से इस जहाज की लोकेशन पूरी तरह गायब हो जाती है। अब जहाज के अंदर ऑफिसर डायने को अचानक महसूस होता है कि उसके वॉकी टॉकी पर कोई सिग्नल नहीं आ रहा है और माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है और वो खुद देखने के लिए ऊपर की तरफ निकल पड़ती है कि आखिर माजरा क्या है। दूसरी तरफ पार्क के साथ जो दूसरा कैदी बैठा था वो अपनी हथकड़ी खोलने में जुटा हुआ होता है, लेकिन तभी हड़बड़ाहट में उसका हाथ एक लोहे के पाइप से टकरा जाता है और तेज आवाज होती है। इस आवाज को सुनकर पास ही तैनात एक पुलिस ऑफिसर वहां आ जाता है। जैसे ही वो देखता है कि कैदी ने अपना लॉक तोड़ दिया है, वो तुरंत एक्शन में आता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी गन निकाल पाता, पार्क झोंग पीछे से उस पर हमला कर देता है। पार्क उसे इतनी बेरहमी से पीटता है कि वो ऑफिसर खून से लथपथ हो जाता है और फिर पार्क उसका सिर दीवार पर मारता है। इधर पार्क के बाकी साथी भी रास्ते में आने वाले हर पुलिस वाले को गाजर मूली की तरह काटते हुए सीधे कैदियों की जेल तक पहुंच जाते हैं। जहाज के गलियारे खून से लाल हो चुके थे। चारों तरफ बस चीख पुकार मची हुई थी। पार्क अपने आदमियों को खुली छूट दे देता है कि जो भी सामने आए उसे जिंदा मत छोड़ना। इसके बाद पार्क उस मरे हुए ऑफिसर के दिल पर चाकू से कई बार वार करता है और उसे तड़पते हुए देखकर एक साइकोपैथ की तरह मुस्कुराता है। लेकिन उसका खौफनाक रूप यही नहीं थमता। अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए वो उस लाश पर पेशाब तक कर देता है। इसी बीच ऑफिसर डायने अपने हेड ली को ढूंढते हुए डेक पर आती है। तभी उसे वो डॉक्टर बेसमेंट से ऊपर आता हुआ दिखाई देता है। डायने तुरंत उसे रोकती है और कड़क आवाज में पूछती है, तुम इतनी देर से नीचे क्या कर रहे थे? डॉक्टर बुरी तरह घबरा जाता है और मन ही मन कोई झूठी कहानी बनाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ ऑफिसर ली आ जाता है, जिससे डॉक्टर की जान में जान आता है और वो वहाँ से खिसक लेता है। तभी एक दूसरे पुलिस ऑफिसर की नजर सैटेलाइट टावर पर पड़ती है, जहाँ से एक अनजान आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लिए नीचे उतर रहा था। ऑफिसर तुरंत समझ जाता है कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है और वो तेजी से केबिन की तरफ दौड़ता है। दूसरी तरफ पार्क के गुंडे सभी कैदियों को आजाद कर देते हैं, लेकिन अब इस जहाज पर सिर्फ पार्क का हुक्म चलने वाला था। तभी आजाद हुए कैदियों में से एक 1.5 शाना बनने की कोशिश करता है और हंसते हुए कहता है, अरे वो पुलिस वाली लड़कियां कहाँ हैं? मुझे उनके साथ मजे करने हैं। ये सुनते ही पार्क अपनी गन निकालता है और सीधे उसके भेजे में गोली दाग देता है और एकदम ठंडे लहजे में कहता है, वो सब मेरी हैं। कुछ देर बाद वो लोग मुझे भी आजाद करते हैं। दरअसल पार्क मुझे पिछले 10 सालों से जानता है। वो मेरी तरफ देखता है और कहता है, 10 साल बीत गए, लेकिन तुम्हारा ये मासूम सा चेहरा आज भी बिल्कुल नहीं बदला। इसके बाद पार्क बाकी कैदियों को मेरी तरफ इशारा करते हुए वार्निंग देता है, इसके इस सीधे चेहरे पर मत जाना। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बुरा हूँ तो इसके पुराने कारनामे सुनकर तुम सब की पैंट डर से गीली हो जाएगी। वैसे तो मैं कोरिया जाना चाहता था, लेकिन पार्क अब पूरी तरह से सनक चुका है। वो साफ लफ्जों में कह देता है, अब ये जहाज कहीं नहीं जाएगा, हम सब यहीं रहेंगे और राज करेंगे। इस पूरे बवाल से बेखबर ऑफिसर ली जब अपने साथियों के साथ कॉकपिट में पहुंचता है तो पूरे क्रू स्टाफ की लाशें वहां बिखरी पड़ी थीं। इससे पहले कि पुलिस वाले कुछ समझ पाते, कॉकपिट में पहले से छिपे गुंडे उन पर ताबड़तोड़ गोलियों की बारिश कर देते हैं। इस अचानक हुए हमले में कई पुलिस वाले वहीं ढेर हो जाते हैं, लेकिन ली, डायने और कुछ ऑफिसर्स किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब होते हैं। तभी एक हमलावर जहाज के बचे हुए क्रू मेंबर के सिर पर बंदूक रख देता है और पुलिस को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। उसका यह पैंतरा काम कर ही जाता कि तभी डायने अपनी फुर्ती दिखाती है और बहुत ही चालाकी से उसे डिआर्म कर देती है और जैसे ही मौका मिलता है ऑफिसर ली उसे गोली मार देता है। पायलट डर से थर थर कांप रहा होता है, लेकिन वो अपनी जान बख्शने की भीख मांगते हुए पुलिस को बताता है कि इंजन रूम में एक सैटेलाइट फोन रखा हुआ है जिससे तुम लोग सीधे कोरिया बात कर सकते हो। दूसरी तरफ जहाज पर हो रही इस गोलीबारी की आवाज सुनकर डॉक्टर के हाथ पैर फूल जाते हैं। वो घबराकर नर्स से पूछता है, क्या तुम्हें भी बाहर से गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है? लेकिन उस वक्त नर्स किसी नशे में धुत थी। उसे लगता है कि डॉक्टर मजाक कर रहा है। वो हंसते हुए कहती है, रुको, मैं खुद बाहर जाकर चेक करती हूँ। डॉक्टर तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। अब एक तरफ जहाँ पुलिस को लग रहा है कि यह कैदी उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है और दूसरी तरफ कैदी सोच रहे हैं कि ये पुलिस वाले उनकी जान के दुश्मन हैं। लेकिन इस पूरे जहाज पर किसी को भी अंदाजा नहीं है कि असली मौत तो नीचे
उनका इंतजार कर रही है, क्योंकि सही समय पर एनेस्थीसिया का इंजेक्शन न मिलने की वजह से वो खौफनाक मॉन्स्टर यानी अल्फा होश में आ चुका होता है। इधर इन सब बातों से बेखबर पार्क जोंग अपने आदमियों के साथ इंजन रूम की तरफ बढ़ता है। रास्ते में जो भी स्टाफ या कर्मचारी काम करता हुआ मिलता है, ये लोग बिना रुके उसे मार देते हैं। जैसे ही वो इंजन रूम में घुसते हैं, वहाँ बचे खुचे लोगों को भी खत्म कर देते हैं और उस इकलौते सैटेलाइट फोन को भी तोड़कर चकनाचूर कर देते हैं। यानी अब इस जहाज का बाहरी दुनिया से संपर्क करने का आखिरी रास्ता भी बंद हो चुका है। तभी वहाँ खड़ा चीफ इंजीनियर डरते हुए कहता है, मेरे बिना यह जहाज एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। ये सुनकर सारे कैदी हंसने लगते हैं, क्योंकि उनका इरादा तो जहाज को आगे ले जाने का था ही नहीं। वो इंजीनियर का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अरे मरने से पहले तुम्हारे बाकी साथी भी यही डायलॉग मार रहे थे। पार्क उसे भी जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है। मेरी इस बात पर पार्क भड़क जाता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू होने ही वाली होती है कि तभी ऑफिसर ली अपनी बची कुची टीम के साथ चारों तरफ से घेर लेता है। इंजीनियर घबराकर चिल्लाता है, यहाँ गोलियां मत चलाना, ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन उस माहौल में कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं था। पार्क ऑफिसर ली को अपने हाथों से तड़पा कर मारना चाहता था, लेकिन सामने इतनी बंदूकें होने के बाद भी ली की आंखों में रत्ती भर भी डर नहीं था। इसके बाद दोनों गैंग्स के बीच एक ऐसी जंग शुरू होती है जिसकी कोई हद नहीं है। कोई किसी का गला रेत रहा था तो कोई किसी का सिर फोड़ रहा है। पूरा इंजन रूम खून का तालाब बन चुका था। इसी बीच एक आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक वो मॉन्स्टर अल्फा उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अल्फा उसे इतनी जोर से लात मारता है कि उस आदमी की हड्डियां और शरीर के हिस्से वहीं टूटकर बिखर जाते हैं। ये नजारा देखकर पुलिस और कैदी अपनी आपसी दुश्मनी भूल जाते हैं और बस उस दानव को देखते रह जाते हैं। अल्फा एक एक करके सबको देखता है, मानो वो अपनी आंखों से सबको स्कैन कर रहा हो, और फिर वो एक बड़ा सा चाकू उठाता है और लोगों को ऐसे काटना शुरू करता है जैसे कोई कसाई जानवरों को काटता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे बनाया ही सिर्फ कत्लेआम करने के लिए गया है। बस उसे यह नहीं बताया गया कि किसे जिंदा छोड़ना है और किसे मारना है। वो एक आदमी का सिर पकड़ता है और अपनी उंगलियां उसके सिर के अंदर इतनी ताकत से घुसा देता है कि उसका खोपड़ा वहीं तरबूज की तरह फट जाता है। वहां मौजूद हर एक शख्स डर से कांप रहा था। लेकिन इसी बीच जब ऑफिसर ली का एक साथी उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो अल्फा पलक झपकते ही उसे भी बेहद बेरहमी से मौत की नींद सुला देता है। पार्क जोंग गुस्से में बौखलाकर अल्फा पर एक के बाद एक कई गोलियां दाग देता है, लेकिन अल्फा को एक खरोंच तक नहीं आती। बल्कि हैरान करने वाली बात ये थी कि उसके घाव इतनी तेजी से अपने आप ठीक हो रहे थे, जिसने उसे मारना नामुमकिन बना दिया था। अब इस अमर मॉन्स्टर के सामने बाकी बचे लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब होते हैं, लेकिन अल्फा पार्क जोंग का पीछा करना नहीं छोड़ता। अब वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, लेकिन वो सन की पार्क अब भी यह नहीं समझ पा रहा था कि अल्फा को हराना उसके बस की बात नहीं है। अल्फा एक भारी हथौड़ा उठाता है और एक ही झटके में पार्क के दोनों हाथ तोड़ देता है। इसके बाद वो उसी हथौड़े से पार्क के सिर पर तब तक वार करता रहता है जब तक कि उसका भेजा पूरी तरह से कुचल नहीं जाता। पार्क का वहीं अंत हो जाता है। इससे पहले कि ऑफिसर ली कुछ समझ पाता, अल्फा उसे भी दबोच लेता। तभी ऑफिसर डाय ने अल्फा पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाती है, लेकिन अल्फा की बॉडी इतनी तेजी से खुद को ठीक कर रही थी कि उस पर गोलियों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। उसका शरीर इतना भारी और ताकतवर था कि एक आम इंसान उसे हिला तक नहीं सकता था। किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। अल्फा उस दरवाजे को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है और ऐसा लगता है कि वो उस लोहे के दरवाजे को ही उखाड़ फेंकेगा। ठीक उसी पल वो भारी दरवाजा बंद हो जाता है। इसी बीच कंट्रोल रूम में बैठा मिशन का हेड वून सैटेलाइट की मदद से समंदर के बीच में उस जहाज को ट्रैक कर लेता है। जैसे ही वो स्क्रीन पर तस्वीरें देखता है, वो समझ जाता है कि कुछ बहुत बड़ा कांड हो चुका है और कैदियों ने यकीनन जहाज पर कब्जा कर लिया है। तभी वून के फोन पर किसी बड़े अफसर की कॉल आती है। वो काफी देर तक उस कॉल को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके थे कि आखिरकार उसे फोन उठाना ही पड़ता है। फोन पर उसका बॉस बहुत गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुरंत उस जहाज पर जाओ और किसी भी कीमत पर अल्फा को यहाँ लेकर आओ। वून उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस वक्त वहाँ जाना बेहद खतरनाक और रिस्की हो सकता है, लेकिन यह सुनकर उसका बॉस और ज्यादा भड़क जाता है। इसी दौरान हमें दिखता है कि उस बॉस की छाती पर एक खास तरह का टैटू बना हुआ है और ठीक वैसा ही सेम टैटू उस मॉन्स्टर अल्फा की बॉडी पर भी था। इससे देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि इस दुनिया में अल्फा अकेला नहीं है जिसके पास ऐसी सुपर पावर्स हैं। जैसे ही फोन कटता है, वून गुस्से में आकर पास के एक बिजली के खंभे पर जोरदार घूंसा मारता है और वो खंभा वहीं मुड़ जाता है। इसे देखकर हमें समझ आता है कि वून खुद भी कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक सुपर ह्यूमन है। दूसरी तरफ जहाज के अंदर जो कैप्टन बचा हुआ था, वो सबको मरता हुआ छोड़कर अकेले भागने की फिराक में था, लेकिन जैसे ही वो लाइफ बोट को नीचे उतारने की कोशिश करता है, वहाँ काल बनकर अल्फा आ जाता है। अल्फा कैप्टन और उसके साथी को बहुत
बेरहमी से मार देता है और फिर उस लाइफ बोट को भी लातों से मार मार कर टुकड़े टुकड़े कर देता है ताकि इस जहाज से कोई भी जिंदा बाहर न भाग सके। पास ही के एक केबिन में बंद नर्स को बाहर से कुछ बहुत तेज आवाजें सुनाई देती हैं। वो थोड़ी डर जाती है, लेकिन डॉक्टर के बार बार मना करने के बावजूद वो दबे पांव गेट की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर बाहर झांकती है, अल्फा झटके से उसकी गर्दन दबोच लेता है और इतनी जोर से भींचता है कि उसकी गर्दन की नसें फट जाती हैं और खून का फव्वारा छूट पड़ता है। अपनी आंखों के सामने यह खौफनाक नजारा देखकर डॉक्टर के होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाता है कि अगर वो एक सेकंड भी यहाँ और रुका तो उसका भी यही हश्र होने वाला है। डर से वो अपनी पूरी ताकत से वहाँ से भागता है और भागते भागते सीधा ऑफिसर ली से जा टकराता है, जो जहाज के अंदर उसी डॉक्टर को ढूंढ रहा था। ली तुरंत डॉक्टर का कॉलर पकड़ता है और गुस्से में पूछता है, सच सच बताओ, तुम उस शैतान के बारे में क्या जानते हो? और इसके जवाब में डॉक्टर कांपते हुए उसे बताता है कि ये जो अल्फा है, ये असल में इयन जेनेटिक्स नाम की कंपनी का एक बेहद गुप्त और गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट है। शुरुआत में इस कंपनी ने दुनिया के सामने दावा किया था कि वो एक ऐसी दवा बना रहे हैं जो इंसानों को हमेशा जवान रखेगी, लेकिन इस दवा की आड़ में वो असल में सुपर ह्यूमन वेपन्स तैयार कर रहे थे। इस खूनी खेल में कई लोग बुरी तरह घायल हो चुके थे। डॉक्टर कहता है कि इलाज करने के लिए उसकी फर्स्ट एड किट नीचे बेसमेंट में ही छूट गई है। ये सुनकर ऑफिसर ली कहता है, तुम लोग नीचे जाओ और दवाइयां लेकर आओ, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ कि क्या कोई और जिंदा बचा है या नहीं। दूसरी तरफ जहाज के एक केबिन में कुछ महिला कैदी अपनी चालाकी से वहाँ तैनात पुलिस ऑफिसर को बंधक बना लेती हैं। केबिन के बाहर दो और कैदी पहरा दे रहे थे कि तभी अचानक उन्हें लोहे के मेन गेट पर किसी के जोर जोर से लात मारने की आवाज सुनाई देती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो भारी भरकम गेट टूटकर सीधे एक कैदी के ऊपर जा गिरता है। अल्फा काल बनकर उसके ऊपर चढ़ जाता है और अपने भारी जूतों से उसका चेहरा पूरी तरह कुचल देता है। वहीं अंदर जिस महिला ऑफिसर को उन कैदियों ने बांध रखा था, अल्फा उस पर भी तरस नहीं खाता और चाकू से गोद कर उसकी भी जान ले लेता है। अब जो लोग भाग सकते थे वो अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और जो नहीं भाग पाते वो सीधे अल्फा की हैवानियत का शिकार बनते हैं। इसी बीच डॉक्टर सभी को लेकर नीचे बेसमेंट में पहुंच जाता है और देखता कि वहां तैनात सभी गार्ड्स की लाशें बिखरी पड़ी हैं और चारों तरफ खून फैला हुआ है। लाशों की हालत देखकर समझ आता कि यहाँ कितना खौफनाक नजारा रहा होगा। डॉक्टर को अपनी फर्स्ट एड किट मिल जाती है और वो तुरंत एक घायल कैदी के पैर में टांके लगाने लगता है, लेकिन तभी ऑफिसर डायने को वहाँ एक सीक्रेट फाइल मिलती है जिसमें साल 1943 के सैनिकों का जिक्र था। जैसे ही वो पन्ने पलटती है, उसे एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर मिलती है। डायने उस तस्वीर को देखते ही पहचान जाती है कि ये तो वही शैतान है जो पूरे जहाज पर कत्लेआम मचा रहा है। उस फाइल से एक ऐसा राज सामने आता है जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। फाइल के मुताबिक अल्फा का जन्म साल 1911 में हुआ था, यानी यह आदमी पिछले 110 सालों से जिंदा है। फाइल में आगे लिखा था कि साल 1943 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इसे जबरदस्ती जापानी सेना में लड़ने के लिए भेज दिया गया था। उस युद्ध में इसने अपना एक हाथ गवा दिया और जब यह जापानियों के किसी काम का नहीं रहा तो उन्होंने इसे बंदी बना लिया और इस पर खौफनाक और अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए। डॉक्टर आगे पढ़ता है तो पता चलता है कि इन एक्सपेरिमेंट्स ने इंसानों को बहुत हिंसक और खूंखार बना दिया था और उनकी ताकत एक आम इंसान से 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। जापानी इन सुपर सैनिकों का इस्तेमाल युद्ध में करना चाहते थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि उनका पूरा प्लान बैकफायर कर गया। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है सीधा साल 1943 में। हम देखते हैं कि डॉक्टरों ने अल्फा की बॉडी को इतनी बेरहमी से काटा और सिला था कि उसे पहचानना भी मुश्किल था। जैसे ही ऑपरेशन पूरा होता है, वहाँ खड़ा जापानी कमांडर और उसकी टीम खुशी से तालियां बजाने लगती हैं, लेकिन उन तालियों की गूंज से अल्फा के दिल की धड़कन अचानक तेजी से बढ़ने लगती है। इससे पहले कि जापानी डॉक्टर्स उसे कंट्रोल कर पाते, अल्फा की आंखें खुल जाती हैं। वो होश में आते ही वहाँ मौजूद एक एक जापानी सैनिक को बेरहमी से फाड़ना शुरू कर देता है। सैनिक उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ जाता है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि साक्षात मौत है, जिसकी लगाम अब किसी के हाथ में नहीं थी। वो ऐसी मशीन बन चुका था जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी एक जापानी डॉक्टर खुद को बचाने के लिए उसे एक केबिन में बंद कर देता है और सोचता है कि उसकी जान बच गई, लेकिन बिना आंखों वाला वो अल्फा दरवाजे के पार से ही सीधे उसके सिर के बीचों बीच गोली दाग देता है। वो डॉक्टर वहीं ढेर हो जाता है। अब वो साल 1943 का मॉन्स्टर इस कार्गो शिप तक कैसे पहुंचा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य था। दूसरी तरफ ऑफिसर ली सॉक भागते भागते महिला कैदियों के सेल तक पहुंचता है, लेकिन अफसोस वहां उसे सिर्फ और सिर्फ लाशों का ढेर मिलता है। उन बेचारी महिलाओं को इतनी बेरहमी से मारा गया था कि उन्हें न तो भागने का मौका मिला और न ही खुद को बचाने का। इसी बीच बचे हुए कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए एक लिफ्ट के अंदर घुस जाते हैं। लिफ्ट अभी नीचे जा ही रही होती है कि तभी अचानक अल्फा ऊपर से उस लिफ्ट पर कूद पड़ता है। वो अपनी ताकत से लिफ्ट की लोहे की मजबूत केबल्स को काट देता है, जिससे लिफ्ट बीच में
में ही अटक जाती है। इसके बाद वो लिफ्ट की लोहे की छत को ऐसे फाड़ देता है जैसे वो कोई मामूली कागज हो। वो ऊपर से हाथ डालकर एक आदमी को खींचता है और उसे चीरना शुरू कर देता है। ऑफिसर ली वहाँ थोड़ा लेट पहुँचता है। वो सबसे पहले एक महिला कैदी को लिफ्ट से बाहर निकलने में मदद करता है, लेकिन लिफ्ट में फंसे दूसरे कैदी को बचाना इतना आसान नहीं था। वो कैदी भी इस बात को समझ जाता है कि अब उसका बचना नामुमकिन है, इसलिए बाकी दोनों की जान बचाने के लिए वो अपनी पूरी ताकत से अल्फा को पीछे से पकड़ लेता है। तभी अचानक लिफ्ट का बैलेंस बिगड़ता है, केबल पूरी तरह टूट जाती है और वो कैदी और अल्फा दोनों कई 100 फीट नीचे जा गिरते हैं। धमाका इतना जोरदार होता है कि उसकी गूंज नीचे बेसमेंट तक सुनाई देती है। जब ली नीचे झांक कर देखता है तो हैरान रह जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो अमर शैतान अल्फा अब भी जिंदा था। ठीक इसी वक्त मिशन का हेड वून अपने खतरनाक आदमियों के साथ हेलीकॉप्टर से उस जहाज पर पहुंच चुका होता है, लेकिन जहाज पर उतरने से पहले वून के आदमी अपने शरीर में एक खास सुपर सोल्जर सीरम का इंजेक्शन लगा लेते हैं, जिससे कुछ समय के लिए उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इधर जहाज के अंदर ऑफिसर ली अल्फा से अपनी जान बचाते हुए किसी तरह किचन में पहुंचता है। वो अंदर से दरवाजा लॉक कर देता है और उस बची हुई महिला कैदी को लाशों से भरे बड़े से फ्रीजर के अंदर छिपने के लिए कहता है, लेकिन कुछ ही पलों में अल्फा उस भारी दरवाजे को तोड़कर किचन के अंदर दाखिल हो जाता है। ली बिना डरे उस पर लगातार गोलियां बरसाता है, पर गोलियों का अल्फा पर कोई असर नहीं होता। अल्फा उसे हवा में उठाता है और पूरे किचन में पटक पटक कर मारना शुरू कर देता है। ली बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन उसके अंदर का पुलिस वाला हार मानने को तैयार नहीं था। वो एक चाकू उठाता है और सीधे अल्फा के हाथ में घोंप देता है। जब उससे भी कुछ नहीं होता तो वो पागलों की तरह अपने दांतों से अल्फा को काटने लगता है। अल्फा उस पर बेरहमी से वार करता रहता है, लेकिन ली तब तक पीछे नहीं हटता जब तक कि वो लड़ते लड़ते अल्फा का हाथ पूरा काट नहीं देता। ली की आंखों में मौत का रत्ती भर भी डर नहीं था, लेकिन आखिर में अल्फा उसे एक ऐसी जोरदार लात मारता है जिससे ली की गर्दन की हड्डी टूट जाती है और वो जांबाज ऑफिसर वहीं दम तोड़ देता है। ठीक उसी पल फ्रीजर के अंदर छिपी महिला कैदी के डर से कांपने से एक हल्की सी आवाज होती है, जिसे अल्फा के तेज कान तुरंत सुन लेते हैं। डर से वो लड़की फ्रीजर में पड़ी लाशों के बीच खुद भी लाश बनने का नाटक करने लगती है। अल्फा भारी कदमों से फ्रीजर के अंदर आता है, लेकिन वो उस लड़की को ढूंढ नहीं पाता। दरअसल अल्फा अपनी आंखों से नहीं देखता, बल्कि वो अपने शिकार को उसकी बॉडी हीट से पहचानता है, और चूंकि फ्रीजर के अंदर कंपाने वाली ठंड थी, इसलिए वहां उसे किसी की बॉडी हीट का एहसास ही नहीं होता। अल्फा उस लड़की के इतने करीब आ जाता है कि उसकी ठंडी सांसें उस लड़की के चेहरे को छू रही थीं, लेकिन तभी अचानक बाहर एक हेलीकॉप्टर के आने की तेज आवाज गूंजती है। अल्फा का ध्यान भटक जाता है और वो फ्रीजर से बाहर निकल जाता है, और जहाज के अंदर कदम रखते ही वून जब चारों तरफ बिखरी लाशों को देखता है तो वो समझ जाता है कि हालात उम्मीद से कहीं ज्यादा खराब हो चुके हैं। उसके कमांडो सैनिक जहाज के कोने कोने को छान मारते हैं, लेकिन उन्हें वहां एक भी जिंदा इंसान नहीं मिलता। इससे पहले कि वो आगे बढ़ते, वो बची हुई महिला कैदी अपनी आखिरी उम्मीद लेकर दौड़ती हुई उनके पास आती है और हांफते हुए कहती है, यहाँ से जल्दी भागो वरना वो आ जाएगा। लेकिन वून के दिल में जरा सी भी हमदर्दी नहीं थी। वो सीधे उस लड़की के सीने में गोली दाग देता है। गोली चलने की आवाज सुनकर ऑफिसर डायने और वो डॉक्टर भी वहां पहुंच जाते हैं। अपनी आंखों के सामने उस लड़की की लाश देखकर वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये नए लोग उन्हें बचाने नहीं बल्कि उनका खात्मा करने आए हैं। डायने तुरंत अपनी गन तानती है और कड़क आवाज में चिल्लाती है, अपने हथियार नीचे डालो और सरेंडर करो। लेकिन वून बिना डरे पलक झपकते ही डायने को भी गोली मार देता है। अब ये साफ हो चुका था कि वून इस जहाज पर किसी को भी जिंदा छोड़ने के मूड में नहीं है, और वो सोचने लगता है आखिर ये कौन है। और जैसे ही उसकी नजर छाती पर बने उसी खास टैटू के निशान पर पड़ती है, उसे एहसास हो जाता है कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि उन्हीं की तरह एक सुपर ह्यूमन है और जानबूझकर इस जहाज पर आया था ताकि उन तक पहुंच सके। वून गौर से देखता है और अचानक उसे बरसों पुरानी एक खौफनाक बात याद आ जाती है। उसे याद आता है कि सालों पहले दो बड़े गैंग्स के बीच एक खूनी गैंगवार हुआ था, जहां दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को बेरहमी से काट रहे थे। तब वून ने ही हम सबकी लाशों को इकट्ठा करवाकर इयॉन जेनेटिक्स कंपनी के पास एक्सपेरिमेंट्स के लिए भेजा था। हैरान करने वाली बात ये थी कि उन सभी लाशों में से सिर्फ इकलौता ऐसा इंसान था जिसकी बॉडी पर उनकी उस खतरनाक दवा ने काम किया था। लेकिन जब कई घंटों तक शरीर में कोई हलचल नहीं हुई तो डॉक्टरों ने मान लिया और लाश को ठिकाने लगाने का ऑर्डर दे दिया। इसके बाद सभी की लाशों को एक सुअर फार्म में ले जाया गया। वहां लाशों पर कुछ ऐसा केमिकल छिड़का गया ताकि सुअर उन्हें अपना खाना समझकर खा जाएं और सबूत हमेशा के लिए मिट जाए। लेकिन जैसे ही उन लोगों को जान से मारने की बात करते सुना, अपनी नई ताकतों का इस्तेमाल किया और वहां मौजूद एक एक आदमी को तड़पा तड़पा कर मार डाला और वहां से फरार हो गया। तब जाकर समझ आया कि अब एक साधारण इंसान नहीं रहा। इसके बाद भी पूरी कोशिश की कि इस सच्चाई का किसी को पता न चले और दुनिया से छिपकर एक आम
जिंदगी जीने लगा। लेकिन जल्द ही वून ने परिवार का पता लगा लिया और उसने बेकसूर पत्नी और मासूम बेटे को बहुत बेरहमी से मार डाला। अब तक इस जहाज पर जो कुछ भी हुआ, इस मिशन का हिस्सा होना, वो सब के सब एक सोचा समझा प्लान था, ताकि अपने परिवार के हथियारों तक पहुंच सके और उनसे अपने खून का बदला ले सके। वून के बीच ये खूनी बहस चल ही रही होती है कि तभी वहां काल बनकर वो मॉन्स्टर अल्फा आ जाता है। अल्फा को देखते ही वून जोर से चिल्लाता है, सिर्फ इसके सिर पर निशाना लगाओ, और उसके ट्रेंड सैनिक अल्फा पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। अल्फा किसी तरह खुद को बचाता है और एक एक करके वून के कमांडोज को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर देता है। इसी भयंकर अफरा तफरी का फायदा उठाकर वो डॉक्टर और बचा हुआ कैदी वहां से भाग निकलते हैं। वो भागते हुए जहाज के डेक पर आते हैं और देखते हैं कि वून का हेलीकॉप्टर अब भी वहीं खड़ा है। दोनों बिना सोचे समझे सीधे हेलीकॉप्टर के अंदर घुस जाते हैं और पायलट के सिर पर गन रखकर उसे तुरंत उड़ान भरने का ऑर्डर देते हैं। लेकिन ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होती है। वो पायलट कोई सीधा साधा बंदा नहीं, बल्कि वून का ही एक खूंखार सैनिक था। वो अपनी गन निकालता है और उन दोनों को वहीं ढेर कर देता है। और इसी के साथ इस जहाज पर जितने भी आम इंसान थे, उन सब का खेल पूरी तरह खत्म हो चुका होता है। अब इस तैरते हुए कुरुक्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ मेटा ह्यूमंस ही बचे हैं। अब जहाज के अंदर मॉन्स्टर अल्फा सीधे वून पर हमला बोल देता है, लेकिन वून को हराना बाकी लोगों की तरह आसान नहीं था। वो अपनी खतरनाक ताकतों से अल्फा का मुकाबला करता है और लड़ते लड़ते ठंडे लहजे में कहता है, तुम बहुत कीमती प्रोजेक्ट हो अल्फा, काश मुझे तुम्हें मारना न पड़ता। खैर कोई बात नहीं, अब तुम्हारी जगह मुझे दूसरा और उससे भी बेहतर सब्जेक्ट मिल चुका है। यह कहते ही वून एक ही झटके में अल्फा का गला रेत देता है। अल्फा का वहीं हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब पूरे जहाज पर सिर्फ 2 ही लोग बचे थे। इसके बाद दोनों के बीच एक ऐसी खौफनाक जंग शुरू होती है जिसकी कोई हद नहीं थी। ताकत के मामले में दोनों बिल्कुल बराबर थे, लेकिन वून के पास सालों का मिलिट्री एक्सपीरियंस था, जिसका उसे पूरा फायदा मिल रहा था। अपने मरे हुए बेटे का जिक्र सुनते ही दिमाग पूरी तरह सनक जाता है। गुस्से और नफरत में पागल होकर वून पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ता है। उस पर चाकू से एक के बाद एक कई वार करता है और फिर उसे एक ऐसी जोरदार लात मारता है कि वो जहाज की लोहे की रेलिंग को तोड़ता हुआ सीधा गहरे समंदर में जा गिरता है। लेकिन बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। बिना डरे सीधे समंदर में उसके पीछे छलांग लगा देता हूँ और पानी के अंदर भी उसे तब तक मारता रहता है जब तक कि उसकी आखिरी सांस हमेशा के लिए थम नहीं जाती। आखिरकार अपने परिवार के हत्यारे को मौत की नींद सुला दिया था। इस खौफनाक और काली रात के बाद जब अगली सुबह सूरज उगता है तो जहाज पर हुआ यह कत्लेआम पूरी दुनिया के सामने आ जाता है और यह एक नेशनल हेडलाइन बन जाता है। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है वून के उसी सन की बॉस की, जो अपने नए सीक्रेट एक्सपेरिमेंट को देखने खुद लैब में पहुंचा था। वहां का साइंटिस्ट डरते हुए बॉस से कहता है, सर इस कंडीशन में काम करना नामुमकिन है, ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। लेकिन वो बॉस बेहद शांति से मुस्कुराते हुए कहता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है और हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। इसके बाद वो बॉस एक बेहद सुरक्षित और बंद तहखाने के अंदर ले जाया जाता है, जहां एक छोटे बच्चे को कैद करके रखा गया था और यहीं पर सामने आता है, दरअसल उस दिन वून ने मेरे बेटे को जान से नहीं मारा था, क्योंकि मेरी ही तरह मेरे बेटे के खून में भी जन्म से ही वो सुपर पावर्स मौजूद थी। इसीलिए उसे मारने के बजाय उन्होंने उसे जिंदा रखा और अपनी कैद में रखकर उस पर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स करने लगे। जहां पूरी जिंदगी यही सोचकर तड़पता रहा कि मेरा बेटा मारा गया, वहीं असलियत कुछ और ही थी। और कहानी के बिल्कुल लास्ट में हम देखते हैं कि समंदर की तेज लहरें अधमरी बॉडी को बहाकर एक सुनसान बीच पर ले आती हैं। जब चारों तरफ देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मैं कोरिया पहुंच चुका हूँ और अब बारी थी उस असली मास्टरमाइंड बॉस से अपने बेटे को आजाद कराने की। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो यह था इस फिल्म की कहानी। उम्मीद है कि आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हानि ज्ञान एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आपको यह फिल्म कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही क्रेजी कहानियां लाते रहें।